नमस्ते विद्यार्थियों। पॉलिटिकल साइंस की आज की क्लास में आपका स्वागत है। आज हम बीए पार्ट 2 पेपर 2 में भारत के राष्ट्रपति और उसकी जो शक्तियां हैं उसका अध्ययन करेंगे। भारत में जो राष्ट्रपति है वह फर्स्ट सिटीजन माना जाता है। ही इज़ द एग्जीक्यूटिव हेड ऑफ द स्टेट। वो भारतीय गणराज्य का कार्यकारी का प्रमुख है और उसको संविधान ने शक्तियाँ जो है बहुत सी शक्तियाँ कानूनी रूप से राष्ट्रपति के अंदर निहित की है। संविधान के आर्टिकल 52 में लिखा गया है कि भारत के अंदर एक राष्ट्रपति होगा और जो है राष्ट्रपति जो है वह संघ की कार्यपालिका की जो शक्तियां हैं वह राष्ट्रपति के अंदर निहित होगी। संविधान के अनुसार राष्ट्रपति इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार करेगा। हालांकि लीगली सारी शक्तियां जो है राष्ट्रपति में निहित है, लेकिन चूंकि भारत के अंदर संसदीय प्रणाली को अपनाया गया है जिसमें राष्ट्रपति का जो पद है वो एक ऑर्नामेंटल पोस्ट है, यानी लीगली तो शक्तियां राष्ट्रपति के पास है लेकिन एक्चुअल में उन शक्तियों का जो प्रयोग है वो प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा किया जाता है। डॉक्टर अंबेडकर ने भी कहा था कि भारतीय संविधान में राष्ट्रपति को वे ही शक्तियां प्राप्त है जो ब्रिटिश संविधान में सम्राट को प्राप्त है। वह राज्य का प्रधान है, कार्यपालिका का नहीं। वह राष्ट्र का प्रतिनिधि है और उसका प्रतिनिधित्व करता है। वह राष्ट्र पर शासन नहीं करता। वह राष्ट्र का प्रतीक है। प्रशासन में उसका जो स्थान है वो प्रधान का है। तो कहने का क्या तात्पर्य है कि जो कहने को तो राष्ट्रपति के पास सारी शक्तियां निहित है, लेकिन राष्ट्रपति जो है इन शक्तियों का प्रयोग प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। भारत के जो फर्स्ट प्रेसिडेंट थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और उन्होंने जो है 2 कार्यकाल अपने पूरे करे। वर्तमान समय में जो है श्री रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं। अब हम भारत के जो राष्ट्रपति के जो कार्य और शक्तियां हैं उन पर परिचर्चा करते हैं। जहाँ तक हम प्रेसिडेंट की प्रशासनिक या एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स की बात करें तो यह देखा है, मतलब संविधान के अंदर जो है प्रशासनिक संबंधी जो भी शक्तियां हैं वो राष्ट्रपति में निहित की है। आर्टिकल 77 के अनुसार भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका की जो कार्यवाही है वो राष्ट्रपति के नाम पर की जाएगी। संघ की कार्यपालिका की शक्तियां राष्ट्रपति में निहित होगी, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया वह इनका प्रयोग अपने अधीनस्थ अधिकारी यानी प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की जो सलाह है उनके अनुसार करेगा। प्रशासनिक शक्तियों के अंतर्गत राष्ट्रपति को देश के जितने भी उच्च पदाधिकारी हैं उनकी नियुक्ति और उनको अपने पद से हटाने की शक्ति प्राप्त है। तो जितने भी प्रमुख पद हैं उन सब की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का जो प्रधानमंत्री है उसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाएगी और प्रधानमंत्री की सलाह पर मंत्रिपरिषद की जो नियुक्ति है वो भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत के महान्यायवादी, नियंत्रक और महालेखा जो परीक्षक है, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, राज्यपाल और उपराज्यपाल, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबर्स ऑफ इलेक्शन कमिश्नर, संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष, वित्त आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य, अनुसूचित जाति और जनजातियों के अधिकारी, भाषाई अल्पसंख्यकों के संरक्षण के लिए जो विशेष अधिकारी है, इन सब की जो नियुक्तियां हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं। जिन जिन पद की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं उनको पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास होता है, लेकिन राष्ट्रपति जो है
जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उन्हें नहीं हटा सकता। उन्हें जो है महाअभियोग प्रस्ताव के द्वारा ही हटाया जाता है। फिर गौरतलब करने की बात यह है कि जो भी ये नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा की जाती हैं, ये सारी नियुक्तियां जो है राष्ट्रपति अपने विवेक से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। जितने भी उच्च अधिकारी हैं उन सब की मैंने आपको बताया जो नियुक्ति है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही की जाती है। यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति का भी अगर सवाल है तो राष्ट्रपति जो है बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। अगर किसी भी दल को बहुमत ना मिले तो ऐसी स्थिति में अभी तक जो है राष्ट्रपति ने जो है एक बहुत ही अगर कहूँ तो एक निष्पक्ष रूप ये ले रखा है कि या तो वो जो सबसे बड़ा दल होता है उसके नेता को आमंत्रित करता है, या अगर कोई चुनाव पूर्व गठबंधन होता है उसके नेता को आमंत्रित करता है और उसको प्रधानमंत्री बनने के लिए जो है उसको प्रधानमंत्री बनाता है। भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो तीनों जो सेना है उनके सर्वोच्च सेनापति हैं। राष्ट्रपति किसी भी देश के साथ युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और शांति की स्थापना करने का भी अधिकार जो है राष्ट्रपति के पास है। पुनः मैं आपको ये बताऊंगी कि ये अधिकार जो है राष्ट्रपति का वो भी वास्तविक न होकर केवल एक औपचारिक है, क्योंकि वही बात संविधान के अनुसार राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही कार्य करता है। ठीक है। और इसी के साथ साथ वर्तमान समय में तो बिना संसद की स्वीकृति प्राप्त करे न तो जो है राष्ट्रपति जो है युद्ध की घोषणा भी नहीं कर सकता। अब हम राष्ट्रपति की डिप्लोमेटिक पावर्स की बात करें तो जो है राष्ट्रपति विदेशी राज्यों के साथ जो डिप्लोमेट्स अपॉइंट होते हैं उनसे जो लेटर ऑफ क्रेडेंशियल्स है वो राष्ट्रपति लेता है, और दूसरे देशों में जो डिप्लोमेट्स अपॉइंट करने होते हैं उनको अपॉइंट करने का अधिकार भी जो है वो राष्ट्रपति के पास ही होता है। अंतर्राष्ट्रीय मंच के अंदर अगर हम बात करें तो राष्ट्रपति भारत का प्रतिनिधित्व भी करता है। राष्ट्रपति के पास जो है व्यापक विधायी शक्तियां प्राप्त है। सबसे पहले तो जब हम बात करते हैं संसद की तो संसद जो है राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनती है। अनुच्छेद 79 के अनुसार संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदन लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर बनेगी। इस प्रकार जो है भारत का जो राष्ट्रपति है वो संसद का एक अंग है। संसद का सदस्य न होते हुए भी भारत के राष्ट्रपति के पास जो है व्यापक अगर हम बात करें तो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं। क्या लेजिस्लेटिव पावर्स हैं राष्ट्रपति के? आर्टिकल 85 के अनुसार वह संसद के दोनों सदनों का जो सेशन है उसे आहूत करता है और उनके सेशन जो है उसका सत्रवसान भी करता है। आर्टिकल 108 के अनुसार दोनों सदनों में गतिरोध होने की स्थिति में वो दोनों सदनों का जो है एक जॉइंट सेशन भी बुलाता है। प्रत्येक आम चुनाव के बाद जो है राष्ट्रपति जो पहला सत्र होता है और प्रत्येक वर्ष में जो पहला सत्र होता है राष्ट्रपति उसको जो है संबोधित करता है आर्टिकल 87 के अनुसार। और आर्टिकल 80 के अनुसार राष्ट्रपति ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करता है राज्यसभा में जिनके की पास साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा के अगर बात करें विषय में व्यावहारिक ज्ञान होता है। इसी तरह से राष्ट्रपति जो है लोकसभा के अंदर भी 2 व्यक्तियों को नॉमिनेट करता है। कौन से? एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के। अगर उसे लगता है कि इस कम्युनिटी को जो है पर्याप्त प्रतिनिधित्व
नहीं मिला है। यह राष्ट्रपति का दायित्व है कि वो संसद के समक्ष जो है विभिन्न प्रतिवेदन प्रस्तुत करे, जैसे बजट या जो एनुअल वित्तीय विवरण होता है वो, नियंत्रक व महालेखा परीक्षक का प्रतिवेदन, वित्त आयोग की अनुशंसाएं, संघ लोक सेवा आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन, पिछड़ा वर्ग के आयोग का प्रतिवेदन, अनुसूचित जाति जनजाति के प्रतिवेदन। इसी के साथ कुछ विधेयक जो हैं बिना राष्ट्रपति के पूर्व अनुमति के संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इवन नवीन राज्यों का निर्माण या वर्तमान राज्यों की जो सीमाएं हैं उसमें परिवर्तन करने का जो विधेयक है वो विधेयक भी राष्ट्रपति की अनुमति प्राप्त किए बिना जो है संसद में नहीं रखा जा सकता। धन विधेयक में राष्ट्रपति की सिफारिश से ही जो है धन विधेयक जो है पेश किया जा सकता है। ऐसे विधेयक जिनके लिए भारत की संचित निधि से व्यय करना हो वो विधेयक भी जो है उन्हें राष्ट्रपति की पूर्वानुमति प्राप्त करनी होगी। ऐसे विधेयक जो राज्य हित में हो या राज्यों के धन वितरण को प्रभावित करते हों, जो व्यापार और वाणिज्य की स्वतंत्रता को प्रभावित करते हैं, ऐसे सभी विधेयक के लिए जो है राष्ट्रपति की पूर्वानुमति लेना आवश्यक है। तो जहाँ तक अगर हम राष्ट्रपति की विधायी संबंधी शक्तियों की बात करें तो राष्ट्रपति जो है संसद का एक अंग है। संसद के सत्रों को की जो मीटिंग्स है उन्हें बुलाना या संसद का सत्रावसान करना तथा लोकसभा को विघटित करने का, उसको डिसॉल्व करने का भी जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास है। राष्ट्रपति जो है एक सदन में या दोनों सदनों की बैठक में जो है अधिवेशन देता है। वो अगर ज़रूरत पड़े तो राष्ट्रपति संसद के किसी भी सदन को संदेश भेजने का भी उसके पास राइट होता है। राष्ट्रपति जो है नए राज्य का गठन करना है या राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन करना है तो ऐसी स्थिति में ऐसे जो बिल हैं या और भी बहुत सारे जो बिल हैं वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना संसद में प्रस्तुत नहीं किए जा सकते। इसी के साथ साथ राष्ट्रपति के पास जो है कुछ मेंबर्स 12 मेंबर्स राज्यसभा में और 2 मेंबर्स लोकसभा में नॉमिनेट करने का राइट है। आगे ये जितनी भी शक्तियां हैं राष्ट्रपति की, इन सारी शक्तियों का प्रयोग राष्ट्रपति जो है वो प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार ही करता है। अगर हम राष्ट्रपति की वित्त संबंधी अधिकारों की बात करें तो अभी हमने देखा कि जो एनुअल बजट है उसके लिए राष्ट्रपति की अनुमति लेनी आवश्यक है। वार्षिक वित्तीय विवरण जो है वो संसद के समक्ष रखवाता है। अनुदान की कोई भी मांग और उसकी जो सिफारिश है वो उसके बिना नहीं की जा सकती। ठीक है। राज्य और केंद्र के मध्य जो राजस्व के बंटवारे को लेकर जो एक वित्त आयोग होता है उसका भी गठन जो है वो राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो आज हमने जो है राष्ट्रपति की 3 प्रकार की शक्तियों के बारे में डिस्कस किया। पहली जो हमने देखा राष्ट्रपति की प्रशासनिक संबंधी शक्तियाँ, जिसमें जितने भी मेजर अपॉइंटमेंट्स हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। चूँकि सारे अपॉइंटमेंट्स राष्ट्रपति करता है तो उनको पद से हटाने का अधिकार भी राष्ट्रपति के पास है। जितना भी कार्यपालिका के कार्य हैं वो सब राष्ट्रपति के नाम पर जो हैं वो किए जाते हैं। अगर हम राष्ट्रपति की जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं तो जो राष्ट्रपति जो है वो संसद का एक अंग है और विधायी संबंधी राष्ट्रपति के पास जो है पावर्स हैं, जैसे संसद के सत्रों की मीटिंग्स बुलाना, उनके सत्र का अवसान करना और लोकसभा को विघटित करने का। और राष्ट्रपति के पास जो है फाइनेंशियल पावर्स हैं। जो बजट है वो बिना राष्ट्रपति के अनुमोदन के जो है संसद में रखा नहीं जा सकता। आज हमने यही 3 शक्तियाँ डिस्कस करी हैं। बाकी की जो राष्ट्रपति की जो शक्तियाँ हैं उसको हम अगले व्याख्यान में करेंगे। आशा करती हूँ आज का व्याख्यान आपको जो है वो समझ में आया होगा।
धन्यवाद। मतलब शांति से सुनने के लिए मुझे धन्यवाद।